हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। सभी तिल और लड्डू और गुड़ समय समय से सभी खिलाएं मेरे को, हैं? आपके नहीं आएगी? नहीं दी आपको? यार मैंने बंटवाए थे डबल को, तो मैंने एक एक तिल का लड्डू दिया है सभी को, छोटे छोटे। यहाँ आगे मैंने तो पहले ही सोच रहा था, मैं डबल वालों को दो यार, बेचारे बेरोजगार आदमी हैं? घर वालों के मारे हुए आदमी हैं, इनको कोई नहीं बुलाया, देखो कैसे बैठे हुए हैं। जबकि सुपरवाइजर 11th 12th ये लगभग लगभग बच्चे लगभग 30% 40% गायब है, 50% के लगभग गायब है। लेकिन इनमें गायब देखो कोई गायब नहीं है। घर वालों ने पहले बोल दिया छोरा आ गया ना तो टांग तोड़ देंगे, ध्यान रखना। हाँ तो आप कोई नहीं गए ना। लेकिन लड़कियां क्यों नहीं गई भाई? ये टैलेंटेड है, क्या है, टेंशन लेती है करियर का, है तो बढ़िया बात है। लेकिन लड़कियां देखो पढ़ रही है, इसलिए लड़कियों से पूछा जाएगा आज। अरे नहीं नहीं पूछेंगे नहीं, मेरे को मकर संक्रांति बदुआ नहीं लेनी भाई साहब, हाथ जोड़ता हूँ। मैं तो भाई साहब कुछ नहीं, आप बहुत टैलेंटेड हो, गलती हो जाती मेरे से। लेकिन चलो ठीक है, आप पूछते हो तो एक बताओ, लड़कियों में से कौन बढ़िया आज एक त्योहार पे ऊपर बढ़िया कुछ बात बोलेगी? कोई मकर संक्रांति के ऊपर कोई एक बढ़िया सी है, बताओ कौन बोलेगा? आप बोलोगे तब किया ना आपने से। अच्छा बालों को पुष्पा, चलो ठीक है, आप बोलोगे? आप क्या करना चाहोगे इस मकर संक्रांति पे, क्या संदेश देना चाहोगे बताओ? आप दो कुछ संदेश खड़े। हाँ कुछ नहीं बोलना चाहती, संदेश है ही नहीं कुछ है। चलो ठीक है, लड़के कुछ कहना चाहते हैं? हाँ कुछ कहना चाहोगे आप? चलो ठीक है, आप नहीं कहना चाहते हो तो घर पे जाना, गुड़ लेके आना, गुड़ थोड़ा गुड़ लेके आना, गुड़ जरूर खाना, और तिल अगर हो तो जरूर खा लेना, और अगर नहीं हो तो आराम से आपने चूरमा बना के खा लेना। चूरमा तो बनाते जानते हो ना आप? कर लेना 5-7 जने मिलके, घी घी किस में चाहिए? चूरमे में घी चाहिए रे, कोई बात नहीं लेके आ जाना फिर एक। और घर आपके पास घी तो सभी के पास होगा, है कि नहीं बताओ? आज का त्योहार है, सभी साथ में रहना और अच्छे से खाना खाना। जो घर वालों को झूठ तो बोलना पड़ता है, अपने को बोलना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बेटा क्या खा रहा है? मैंने कहा आज हमने भी बढ़िया चूरमा बाटी खाया, खाए नहीं लेकिन अपन बोलते हैं कहाँ खा रहे, वो खा लिया सुबह ही। सही बात है कि नहीं बताओ? लड़कियां तो बना सकती है, लेकिन क्या आलस, क्यों आलस कर रखा समझ में नहीं आया आज तक मेरे को। आप तो बना सकते हो ना, खा सकते हो ना आप तो, क्यों? घी वगैरह नहीं है? टिफिन आता है दादा। आप देखो आप, अरे टिफिन में जो रोटी आती है, रोटियों का भी चूरमा बनता, खतरनाक है। सही बनता है कि नहीं बताओ? लगा के चूरमा लगा के उसमें आराम से घी थोड़ा डाल के लगा गुड़ उसमें। सही बात है कि नहीं है? मैंने तो कई बार अगर मैं चूरमा की इच्छा होती तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, रोटियों को एकदम कर लेता हूँ बारीक, थोड़ा उसमें घी डाल देता हूँ, थोड़ा शक्कर डाल, शक्कर नहीं गुड़। भाई साहब अब चाहे लाडू बनाओ तो कर लो, उसको आराम से घोमचू। बताओ आप ये भाई अपने तो इच्छा कहीं ना कहीं पूरी होनी चाहिए ना भाई साहब। चूरमा इधर भी है? एक दिन मैं गया किसी ढाबे में गया, वहां लिया मैंने बाजरे की रोटी, तो सभी भाई साहब बाजरे की रोटी का तो खाने का अंदाजा अलग है, मैंने लिखा कड़ी। तो अब भाई अपन थोड़ा ना उसको कड़ी में डुबो डुबो खाएंगे, अपनी आदत क्या है। तो दो एक जने और खा रहे थे, वो सभी मतलब लड़के वगैरह बैठे, मैंने बताया ना आपको, वो बेटा एक एक थोड़ा थोड़ा काट के खा रहे। मैंने कहा दादा चलता है सर, अपन ने लिया रोटी सल्टा है आराम से, वो सब मेरी तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब देखो खाने का तरीका तो यही है। फिर मैंने बोला लास्ट में हाफ रोटी ली मैंने, हाफ रोटी में क्या किया मैंने, गुड़ मंगाया, थोड़ा घी मंगाया, और उसको आराम से क्या किया, सल्टाया ढंग से। फिर बाद में क्या, उसको सब मिक्स करके फिर बनाया लड्डू, फिर उसको पैक किया, फिर घर पे लेके आया, फिर उसको रात को खाया। क्या खाया उसको? सही बात है कि नहीं है? मैंने कहा यार बची हुई रोटी काम नहीं करेगी, मामला सल्टा देते हैं, बाजरे की रोटी है तो ये इसमें कौन सी खाने में शर्माने की बात है क्या? तो लड़कियां ऐसे थोड़ा चूरमा बनाना, आप इतना ही खाते हो, 2 रोटी सफिशियंट होती है ना आपके लिए, 3 रोटी का चूरमा बहुत ज्यादा हो जाता है, 5 दिन का हो जाएगा। कितने दिन का? 5 दिन का हो जाएगा। चलो ठीक है, अच्छे से मनाना आप, कोई बात नहीं, गए या नहीं गए। अब बताओ क्या पढ़ रहे थे? अब जयपुर में बहुत अच्छा माहौल है।
हाँ, जयपुर में देखो हमेशा बहुत ज्यादा होता है, हमारी तरफ भी पतंगे बहुत ज्यादा, उदयपुर में देखता ही नहीं है कोई है। वहां जयपुर में तो मैंने चोमू देखा, वहां पर तो डीजे बजता है, सॉन्ग बजाते रहते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, बताओ आप। मैं देखा नहीं यहाँ पर कोई है चीज, मतलब ऐसे है बस, कोई मतलब ही नहीं है। नहीं यार, दीपावली का माहौल ज्यादा रहता है, कुछ नहीं मतलब नहीं होता। नहीं तो अभी तक ये बच्चे रुक जाएं, ये पतंगे लूटने के लिए चले जाएं ये। इतने पतंगों की बारिश होती है। कभी लड़कियों ने पतंग लूटी है क्या? है? क्या बात है, आप भाग दौड़ कैसे लगाती होगी आप? आपसे दौड़ा तो नहीं जाता है, पतंग के लिए तो दौड़ना पड़ता है ना। अच्छा, आपने बचपन में 1857 में गांधी जी के साथ लूटा होगा, है ना? चलो ठीक है। ये तो आपने लूटा कि नहीं लड़कों ने? बचपन में जब स्कूल में पढ़ते, लगभग अप टू 10th क्लास से पहले पहले खूब पतंगे लूटे भाई साहब। सही बात है कि बताओ? हाँ, गाँव में। लेकिन घर वाले जैसे समझदार हो गए, फिर बाद में मना करते, नहीं नहीं, एक दो कांड हो जाते ना भाई, गिर जाते थे, ऐसे करते थे। कई बार मैं भी गिरा हुआ एक बार, लेकिन बढ़िया रहा भगवान जैसे। नीचे जानते हो रूडी, रूडी जानते हो? गोबर की वो। तो मैं छत से गिरा था, छत के नीचे कहते गोबर की, तो मतलब गोबर में बिठा के फिट हो गया, मजा आ गया। तो अच्छा रहा कि ऊपर ताजा गोबर था, तो भाई साहब जाके फिट हो गए। अगर वहां ताजा गोबर नहीं रहता, सल्ट जाते भाई साहब। तो वहां पर गोबर का फायदा, वहां जाते भाई साहब कुछ टाइम तो लगा, लेकिन डर लग रहा था घर वाला। बट सबसे पहले तो देखे लगे कि नहीं लगे, चलो ठीक, अब लगी नहीं, घर वालों से सेफ है। फिर बाद में देखा गोबर है, कोई बात नहीं, सल्ट डालें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाल लाल हो गया मैं यार, गोबर में फिट हो गया ऐसे कैसे। चलो ठीक है, अब बताओ क्या लास्ट टाइम बताओ आप, तो क्या क्या बताते अपन? क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था क्या होती है? पौधे की वह अवस्था जिस पर सिंचाई नहीं की जाए तो उत्पादन में क्या होती है? सर्वाधिक हानि होती है। सभी फसलों की क्रांतिक अवस्था क्या होती है? अलग अलग। गेहूं की क्या होती है? मक्का की, धान की, धान की कौन सी होती है? मूंगफली की, गन्ने की, गन्ने की फॉर्मेटिव कौन सी होती है? गन्ने की फॉर्मेटिव होती है। अब मैंने आपको अलसी लिखा है, कुसुम लिखा है, वहां पर लोग कुसुम क्या करोगे? कुसुम। कुसुम की कौन सी होता हो? रोजेट। कौन सी होती है? रोजेट। कुसुम की कौन सी होती है बताओ? रोजेट। लिखा है ना सब? कुसुम की कौन सी होती है? हाँ, वो कुसुम की। अलसी की नहीं, कौन सी बताओ? कुसुम की है। कौन सा होता है? कुसुम। ठीक है डियर। अब क्वेश्चन एक लिखवा देता हूं ताकि आपको याद रहे। लिखो, लिखो, धान की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है। 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 सबसे पहले बात करें, ठीक है, सबसे पहली कोर्स में CRI, पहली कोर्स में CRI अवस्था, ठीक है। दूसरा कोर्स में कौन सा हो गया? बूटिंग अवस्था। कौन सा हो गया? बूटिंग अवस्था। तीसरा कोर्स में टेस्लिंग अवस्था। कौन सा लिखोगे? टेस्लिंग अवस्था। चौथा लिखो इसमें पेगिंग अवस्था। क्या लिखोगे इसमें? पेगिंग अवस्था। कौन सा बताओ? पेगिंग अवस्था। पहला कौन सा बताओ? CRI अवस्था। दूसरा कौन सा हो गया? बूटिंग अवस्था। तीसरा कौन सा हो गया? टेस्लिंग अवस्था। चौथा कौन सा हो गया? पेगिंग। कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? बूटिंग। ऐसे क्वेश्चन आएंगे अपने, कौन सी सिंचाई की कौन सी क्रांति की अवस्था, कर लोगे? अब अपने कौन सा हो गया? पौधे के आधार पे हो गया, हो गया ना पौधे के। अब दूसरा कौन सा लिखो बताओ? मृदा के आधार पर। एक कौन सा हो गया? पौधे के आधार। अब भी कौन सा लिखोगे बताओ? मृदा के आधार पर। मृदा के आधार पर। मृदा के आधार पर हेडिंग डालो, मृदा के आधार पर। मृदा के आधार में सबसे पहले कौन सा बताओ? प्रत्यक्ष विधि। कौन सा हो गया? प्रत्यक्ष विधि। मृदा के आधार पे, मृदा के आधार पर कौन सा बताओ? प्रत्यक्ष विधि। मृदा के आधार पर, और मृदा के आधार पर कौन सा बताओ? प्रत्यक्ष विधि। कौन सा इसमें? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है डियर। अब देखो, प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? एक तो प्रत्यक्ष, दूसरी कौन सी होती है? प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि ये मृदा में सीधा नमी को याद करते, क्या करते हैं? और अप्रत्यक्ष विधि में क्या? नमी को याद नहीं करके क्या, मृदा को पोटेंशियल या टेंशन को मापते हैं। मतलब कितना टेंशन है, कितना पोटेंशियल, उसके आधार पर नमी का निर्धारण किया जाता है। लेकिन ये सीधा क्या करता है? नमी को याद करता है। जैसे मान लो गीली मृदा का वजन माइनस क्या हो जाएगा? सूखी मृदा का वजन। तो डायरेक्टली नमी को ही याद करता है। ठीक है। और इसमें सबसे पहले कौन से बताओ? एक ही कौन सा बताओ? इसमें कौन सा होगा? इसमें ग्रेविमेट्री विधि। कौन सा बताओ?
ग्रेविमेट्रिक विधि। कौन सा बताओ? ग्रेविमेट्रिक विधि। इधर देखो लिखना बाद में, ग्रेविमेट्रिक विधि हो गई। ग्रेविमेट्रिक विधि होता है, यह है नमी याद करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। बताओ क्या होता है? नमी याद करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? ग्रेविमेट्रिक विधि। अगर आप चाहे कितनी भी साइंटिफिक मेथड हो, सबसे बेस्ट कौन सा माना जाएगा बताओ? ग्रेविमेट्रिक। इसी से अदर जो भी मेथड होता है उनको कैलिब्रेशन किसकी सहायता से किया जाता है? ग्रेविमेट्रिक, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का एरर नहीं पाया जाता है। ग्रेविमेट्रिक विधि में क्या होता है? इसमें ओवन होता है, और ओवन का तापमान कितना होता है? 105 डिग्री सेल्सियस। यह मृदा नमी याद करने की कौन सी होती है? एक्स सीटू इन सीटू। कौन सा हो गया? एक्स सीटू। कौन सा होता है? एक तो इन सीटू होता है, दूसरा कौन सा होता है? एक्स सीटू का मतलब खेत के बाहर, और इन सीटू का मतलब क्या होगा? इसमें क्या करता है? खेत में से मर्दा लाकर कहां लेके आते हैं? लेबोरेटरी में, वहां उसको वजन किया जाता है। तो कौन सा हो गया बताओ? इन सीटू एक्स सीटू? एक्स सीटू हो गया। तो क्या करते हैं इसमें? सुनना, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे मान लो इसमें कौन सा हो गया? गीली मर्दा। किसकी बात करते हो? गीली मर्दा का वजन। किसकी बात करते? गीली मर्दा का वजन। ठीक है, माइनस क्या हो बताओ? सूखी मर्दा का वजन। किस बताओ? सूखी मर्दा का, सूखी मर्दा का कौन सा होगा इसमें? वजन। सूखी मर्दा का कौन सा हो गया? वजन। ठीक है, और यहां पर किस में रखते हैं इसको? ओवन में रखते हैं। किस में रखते हैं इसको? ओवन। और ओवन का तापमान कितना होता है? 105 डिग्री सेल्सियस। अब सुनना कि सर गीली मर्दा और सूखी मर्दा क्या होती है, अपन अगर अंदाज लगाए तो क्या होता है? सुनना, गीली और सूखी मृदा का बात यह है, जैसे मालूम है अभी मेरे को बाहर मृदा है, रोइल की बात जो अभी आपके खेत के बाहर पड़ी हुई हो, उस मृदा को मेरे को लेके आना। उस मृदा को लेके आ गया ऐसे कैसे? अगर उसको ओवन में रखूंगा तो ओवन में रखने से पहले क्या है? गीली तो होगी, चाहे उसमें 2% ही नमी हो, लेकिन नमी तो है ना, तो उसको क्या बोलेंगे बताओ? गीली मृदा। लेकिन ओवन में रखने के बाद चाहे उसमें 2% ही नमी हो, ओवन में जैसे रखेंगे तो क्या होगा? नमी क्या होगी? उड़ जाएगी। मतलब कौन सा होगी वो? सूखी मृदा। तो ओवन में रखने से पहले कौन सी होगी? ओवन में रखने के बाद कौन सी होगी? ओवन में तापमान कितना रखा जाता है? लगभग 24 से 48 घंटे तक रखा जाता है। अपने कोई मतलब है, अपने क्वेश्चन पूछेंगे ओवन में तापमान कितना होता है? 105 होता है। आपने ये मालूम होना चाहिए कि ओवन में रखने से पहले कौन सी होती है? गीली, और ओवन में रखने के बाद कौन सी होती है? और प्रत्यक्ष विधि में जो ग्रेविमेट्रिक विधि होती है, एक्स सीटू इन सीटू। एक्स खेत क्या होता है? बाहर। अब इसको नमी याद करने के दो तरीके होते हैं, एक तो कौन सा हो गया? भारात्मक विधि, दूसरे कौन सा हो गया? आयतनात्मक। तो नमी प्रतिशत बराबर कौन सा? उसमें भारात्मक विधि। किसकी बात करते हैं? भारात्मक विधि। ठीक है, भारात्मक विधि में क्या होगा बताओ? इसमें क्या हो गया? गीली मृदा का वजन। किस पे? गीली मृदा का वजन। गीली मृदा का वजन माइनस क्या होगा बताओ? सूखी मृदा का वजन। सूखी मृदा का क्या होगा इसमें? वजन। ठीक है, बटा क्या होगा बताओ? कौन सा हो गया इसमें? सूखी मृदा का वजन। सूखी मृदा का कौन सा हो गया? वजन। गुणा क्या हो जाएगा? 100। गुणा क्या हो जाएगा? 100। ऐसे कौन सा हो गया? नमी प्रतिशत बराबर क्या होगा इसमें? भारात्मक। कौन सा हो गया? आयतनात्मक। आयतनात्मक विधि। किसको कहते हैं? आयतनात्मक। आयतनात्मक का मतलब क्या होगा? आयतन के आधार पे। वही शुद्ध फॉर्मूला तो कौन सा होगा? गीली मृदा का वजन माइनस क्या बताओ? माइनस क्या होगा? सूखी मृदा का वजन। सूखी मृदा का वजन बटा क्या होगा बताओ? क्या बटा क्या होगा? सूखी मृदा का वजन। बटा क्या हो गया? सूखी मृदा का वजन। का वजन गुणा क्या हो जाएगा बताओ? गुणा से क्या होगा? 100। गुणा क्या हो जाएगा? बीडी। बस इसमें अंतर कितना है? किससे गुणा हो रहा है? बीडी से। बाकी क्या होगा? सेम की सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आज तक का गलती बस यही होती है कि हमेशा इसमें छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। इसमें क्या बताता है? देखो गीली क्या होगी? ज्यादा वजन हो गया, सूखी क्या होगी? कम होगी। लेकिन इसमें कोई भी देखना भाग लगभग 90% हमेशा बड़ी संख्या का लगाया जाता है। किसे लगाया जाता है? देखना आप। लेकिन इसमें क्या होता है? छोटी संख्या का। तो मतलब क्या होगा? गीली मृदा माइनस क्या होगा? सूखी बटा क्या हो जाएगा? सूखी गुणा क्या हो जाएगा? 100। आयतनात्मक ओनली किससे गुणा होगा बताओ? बीडी से। बाकी सेम न्यूमेरिक, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है, तो बताओ अब दूसरा क्वेश्चन ये होगा, इनमें से कौन सी प्रत्यक्ष विधि है, इनमें से कौन सी अप्रत्यक्ष? तो प्रत्यक्ष में कौन सा बताओ? ग्रेविमेट्रिक। कौन सी होगी? ग्रेविमेट्रिक। कल हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो एक बार इसको, लिखो प्रत्यक्ष विधि। लिखो प्रत्यक्ष विधि में लिखो। लिखो इस विधि में मृदा में नमी को, इस विधि में मृदा की, लिखो इस विधि में मृदा की, इस विधि में मृदा की नमी को सीधा ही ज्ञात किया जाता है। मृदा की नमी को सीधा ही ज्ञात किया जाता है। मृदा की नमी को सीधा ही ज्ञात किया जाता है। मृदा में नमी को सीधा ही ज्ञात किया जाता है। मतलब सीधा ही क्या करते हैं उसको?
नमी को याद किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, इसमें कौन सा बताओ, सबसे पहले कौन सा लिखोगे? ग्रेविमेट्रिक विधि। लिखो ग्रेविमेट्रिक विधि। कौन सा इसमें बताओ? ग्रेविमेट्रिक विधि। ग्रेविमेट्रिक विधि। ग्रेविमेट्रिक विधि में लिखो, उसमें लिखो ग्रेविमेट्रिक विधि में लिखो, इसमें लिखो यह मर्दा, लिखो यह मर्दा नमी याद करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। यह मर्दा नमी याद करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। यह मर्दा नमी याद करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। विधि मानी जाती है। यह मर्दा नमी याद करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। यह मर्दा नमी याद करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। लिखो नेक्स्ट, लिखो मर्दा को सुखाने के लिए ओवन में तापमान। लिखो मर्दा को सुखाने के लिए, मर्दा को सुखाने के लिए ओवन में तापमान। ओवन में तापमान, ओवन में तापमान बराबर कितना लगता हो? 105 डिग्री सेल्सियस। 105 डिग्री सेल्सियस। देखो इसके बाद जैसे खत्म हो जाए ना इसका, तो मेरे को याद दिलाना कि सर वो लिखा हुआ हमारे कि गेहूं में 1 सिंचाई हो तो कितना सिंचाई करना चाहिए, ये वाला मैं भूल गया अभी, है ना? ठीक है, याद रहना मेरे को, जस्ट इसके बाद में ना नोट करके लिखवा दूंगा। लिखो, याद रहना आप, ठीक है? मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? जैसे खत्म हो जाए ना मर्दा के आधार पे, तो मेरे को बुलाना, सर 1 सिंचाई कब करनी चाहिए, 2 सिंचाई कब करनी गेहूं में, वो आपको नहीं करवाया मैंने, है ना? लिखो, लिखो यह मर्दा नमी ज्ञात करने की, यह, इसमें लिखो यह मर्दा नमी ज्ञात करने की, ग्रेविमेट्री में लिखो यह मर्दा नमी ज्ञात करने की एक्स-सी2 विधि है। यह मर्दा नमी ज्ञात करने की एक्स-सी2 विधि है। यह मर्दा नमी याद करने की एक्स-सी2 विधि है। यह मर्दा नमी याद करने की एक्स-सी2 विधि है। यह मर्दा नमी याद करने की एक्स-सी2 विधि है। यह मर्दा नमी याद करने की एक्स-सी2 विधि है। लिखो नेक्स्ट, ये वाले लिखो ऐसे कैसे? लिख लिया? लिख लो। है क्या हो गया? भारात्मक और कौन सा हो गया? आयतनात्मक। 7 दिन में 1 दिन की छुट्टी होनी चाहिए आपकी भी, है ना? टेस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए इसमें ना? रेस्ट है? क्लास लगती है 7 दिन में? अच्छा, सुबह से और लगने लगी? चलो अच्छी बात है, जिंदगी हो रही है आपकी।
टेस्ट का सिलेबस क्या है बताओ, क्या दे रहे हैं? सिंचाई क्या देंगे बताओ? सिंचाई कितने क्वेश्चन है? हैं? 20 क्वेश्चन है तो 20 30 30 और 20 20 ही है ना? 20 में तो चलो ठीक है सिंचाई दे देंगे, लेकिन अगर 20 से ज्यादा हुए तो फिर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, सिंचाई तो इंपॉर्टेंट है, तो मैं सिंचाई दे देता हूँ सभी बैचों को। क्या दे देता हूँ? ठीक है, 20 क्वेश्चन याद रखना, 20 क्वेश्चन। अब इसमें क्या पढ़ोगे आप? 5 7 10 15 पेज होंगे बस। है पोषक तत्व किस किसने पढ़ रखा है? पोषक तत्व किस किसने पढ़ रखा है? नहीं पढ़ रखा? सबने पढ़ रखा है ना? अच्छा खाद? अरे भगवान, फिर पढ़ क्या रखा है? हैं? खाद भी नहीं, पोषक तत्व भी नहीं। लिखो आप तो क्वेश्चन लिखो फिर, भगवान ही मालिक है आपका। लिखो, यदि गीली मृदा का वजन, लिखो क्वेश्चन लिखो कैसे आएगा न्यूमेरिकल। यदि गीली मृदा का वजन, यदि गीली मृदा का वजन, यदि गीली मृदा का वजन 30 ग्राम हो, यदि गीली मृदा का वजन 30 ग्राम हो तथा गीली मृदा का वजन 30 ग्राम हो तथा सूखी मृदा का वजन, तथा सूखी मृदा का वजन 25 ग्राम हो, 25 ग्राम हो, तो बताओ, तो बताओ मृदा नमी कितनी प्रतिशत होगी? तो बताओ मृदा नमी कितना प्रतिशत होगा? तो बताओ मृदा नमी कितना प्रतिशत होगा? है 30 20? ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा मालूम चल गया, हो गया। मृदा नमी प्रतिशत क्या होगा बताओ? 30 ग्राम माइनस 25 ग्राम, क्या होगा? 25 ग्राम। भाग कितना बताओ? 25 ग्राम गुना क्या हो जाएगा? 100। बड़ा कितना बताओ? 5 क्या हो गया बटा 25 गुना 100 कितना हो गया? 4 कितना हो गया? 5 चौक 20, 20%। वैसे तो आपको सब कुछ आता है, टैलेंटेड गाय हो आप। है जेवरक पढ़ रहे कि नहीं समझ? जेवरक है, चलो लेकिन चक्कर वो है ना, उस बैच में नहीं होगा ना जेवरक। चलो देखो, आप इरिगेशन तो आएगा पक्का मानो आप, ठीक है। अभी तो काफी टाइम है, 3 4 दिन बाकी ना। अभी तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो। यदि गीली मृदा का वजन, नेक्स्ट लिखो, यदि गीली मृदा का वजन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यदि गीली मृदा का वजन, यदि गीली मृदा का वजन 25 ग्राम हो, यदि गीली मृदा का वजन 25 ग्राम हो तथा ओवन में रखने के बाद, तथा ओवन में रखने के बाद, तथा ओवन में रखने के बाद मृदा का वजन, मृदा का वजन 15 ग्राम हो जाता है, मृदा का वजन 15 ग्राम हो जाता है, 15 ग्राम हो जाता है। यदि उस मृदा की बीडी, यदि उस मृदा की बीडी, यदि उस मृदा की बीडी 1.2 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर हो, लिख रखा मैंने, यदि उस मृदा की बीडी 1.2 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर हो, 1.2 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर हो, तो बताओ, तो बताओ मृदा में नमी प्रतिशत कितना होगा? 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 बताओ कितना होगा? नमी प्रतिशत बराबर क्या होगा? करो, 4.8, 4.8? ऐसा तो नहीं हो सकता है।
कितना हो गया? 20 ग्राम माइनस क्या हो गया? 15 ग्राम बटा क्या हो जाए बताओ? 15 ग्राम 25 ग्राम गुणा क्या हो जाएगा? 100 गुणा 1.2 कितना होगा बताओ? 10 भाग कितना हो गया? 15 गुणा क्या हो जाएगा? 100 गुणा 1.2 बताओ कितना होगा? क्या होगा? 5 × 3 = 15 बताओ कितना होगा? कितना हो गया? 5 दूनी 10 बताओ कितना हो गया? तो 200 गुणा क्या होगा? 1.2 बराबर कितना होगा? भाग क्या हो गया? 3 बताओ कितना आएगा? 12 दूना 24 200 240 हो जाएगा ना? अरे 240 होगा कि नहीं होगा? भाग कितना हो जाएगा? 3 तो कितना बताओ? क्या हो गया? 3 3 9 3 37 3 सी 63 7 कितना हो जाएगा? कितना होगा रे? 3 अंटू और 3 अंटू 24 8 हो गया प्लस क्या हो गया? 0 क्या हो गया? 80 8.4 कहां से आ रही समझ में आज तक ये नहीं है? अच्छा कितना आ रहा है? आप क्या गए थे पहले? अरे वाह 79 पॉइंट कुछ। अरे वाह टैलेंट है भाई साहब। 79 पॉइंट क्यों आएगा भाई साहब? है? अच्छा डायरेक्टली लेके आए हो गया आप। टैलेंट है ना आप में। अब आपको मालूम चला भारात्मक कैसे करेंगे आयतनात्मक कैसे करेंगे? लिख लिया? लिख लिया क्या? कर लोगे क्या आप? डन। आप समझा ना भारात्मक कैसे करेंगे और आयतनात्मक कैसे करेंगे? कर लोगे ना? आपको दिक्कत नहीं है? अब एक बार मैं नोट डालो, नोट लिखवाई देता हूं ताकि यही आपको लिखो, नोट भी लिखो। ये तो कर लोगे ना? ये अपना कौन सा हो गया? प्रत्यक्ष विधि क्या हो गई? खत्म। ठीक है अब नोट डालो। देखो दलहनी फसलों में सिंचाई की संख्या लिखो, नोट में लिखो। दलहनी फसलों में सिंचाई की संख्या, दलहनी फसलों में सिंचाई की संख्या बराबर कितना लिखो बताओ? कितना होगा? 2 पर कितना बताओ? 2 होती है। दलहनी फसलों में सिंचाई की संख्या कितनी होती है? 2 लिखो। गेहूं में सिंचाई की संख्या, गेहूं में सिंचाई की संख्या, गेहूं में सिंचाई की संख्या बराबर कितना बताओ? कितना होती है? 6। गेहूं में सिंचाई की संख्या बराबर क्या होता है? 6। गेहूं में सिंचाई की संख्या बराबर क्या लिखोगे बताओ? 6। क्या लिखोगे? 6। देख लिया आपने? गेहूं में सिंचाई की संख्या क्या बताओ? 6। ठीक है अब सुनो इधर देखो आप। ये क्वेश्चन पूछा जाता है गेहूं में कि अगर गेहूं में एक सिंचाई हो तो कब करना चाहिए बताओ? CRI। जिसमें भी अगर पूछे हो क्या करना अपने को? क्रांतिक अवस्था पे करना है। ठीक है तो बात करते हैं गेहूं में सिंचाई की संख्या, गेहूं में सिंचाई की संख्या, सिंचाई की संख्या। ठीक है डियर? और क्या बताओ? गेहूं की अवस्था, गेहूं की क्या होगी? अवस्था। गेहूं की कौन सी बताओ? अवस्था। अगर गेहूं में सिंचाई की संख्या 1 हो तो कब करना चाहिए बताओ उसको? CRI। कब करना चाहिए इसको? CRI। लेकिन अगर गेहूं में सिंचाई की संख्या कितनी हो? 2 कब करना चाहिए बताओ? CRI प्लस कौन सा होगा? लेट जॉइंटिंग। क्या हो गया? लेट। अगर सिंचाई की संख्या कितनी हो? 3 तो कब करना चाहिए बताओ? CRI प्लस कौन सा हो गया? बूटिंग प्लस कौन सा हो गया? मिल्किंग हो गया। लेकिन अगर सिंचाई में कितनी होती? 6 तो क्या करो बताओ? CRI प्लस कौन सा हो गया? लेट कौन सा हो गया? टिलरिंग, लेट टिलरिंग। और उसके बाद कौन सा हो गया? लेट कौन सा हो गया? जॉइंटिंग प्लस कौन सा हो गया? F फ्लावरिंग, मिल्किंग और डाइस्टेज। अब सुनना
मैं बोलूं गेहूं में कितनी सिंचाई की जाती है? 6। 6 कब कब होंगी बताओ? पहली कब होगी, दूसरी कब होगी, तीसरी कब होगी, चौथी, पांचवी और छठी। मतलब पहली कब होगी सीआरआई, दूसरा लेट टिलिंग, तीसरा लेट जॉइंटिंग, चौथा फ्लावरिंग, पांचवा मिल्किंग और छठा कौन सा हो गया? टेस्ट है। ये तो होती है जब आपके पास 6 उपलब्ध हो तो 6 इस समय करेंगे। लेकिन आपको अचानक ऑप्शन दिए जाते हैं कि साहब गेहूं में ओनली आपके पास 6 में से 2 ही सिंचाई करनी। कितनी करनी है आपको? मतलब पूरे जीवन में कितनी करनी है आप? 2। तो कब करोगे आप? प्लस लेट जॉइंटिंग। मतलब आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। मैं आपको बोलूं दो चीजों डेफिनेशन, दो चीज की परिभाषा। एक तो है बताओ गेहूं में दूसरी सिंचाई कब करेंगे? है लेट टिलरिंग करेंगे। दूसरी बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं कि गेहूं में दूसरी सिंचाई कब करेंगे? ने लेकिन अगर ये बोलो कि गेहूं में 2 सिंचाई हो, क्या हो? 2 ही हो। मतलब आपको 6 नहीं दे गई है। कितनी दे गई है भाई? अचानक हो सकता है पानी की कमी आ गई, हो सकता है बोरवेल खराब हो, कुछ भी कारण हो गया कि आप पहले गेहूं लगाया आपने, अचानक से कुछ कारणों से क्या होता है पानी की मात्रा, जैसे नहरी क्षेत्रों में लगाते हैं, अचानक नहरी क्षेत्रों वाले ने क्या करते हैं, मना कर दिया कि पानी की शॉर्टेज आगे से नहीं मिलेगी, अब आपको ओनली कितनी सिंचाई मिलेंगी? 2। तो आप कब कब लेना चाहोगे वहां पर? एक तो सीआरआई प्लस लेट ट्वेंटी। कब करोगे? लेट ट्वेंटी। लेकिन आपको बोलो तो 3 सिंचाई उपलब्ध हो, 6 में से कितनी सिंचाई हो? 3। तब कब करोगे? सीआरआई प्लस बूटिंग प्लस, मतलब 6 में से 3 हो तो कब करोगे? सीआरआई प्लस बूटिंग प्लस मिल्किंग होगा। लेकिन मैं बोलो बताओ कि गेहूं में तीसरी सिंचाई कब करनी चाहिए? लेट जोड़ना। चौथी कब करनी चाहिए? पांचवी कब करना चाहिए? मिल्किंग। 6 का कब करना चाहिए बच्चों? ये मतलब ये तो सिंचाई की संख्या है भाई। 6 है तो 6 को कब कब देंगे। लेकिन आपको ऑप्शन मिलता है कि गेहूं में ओनली 2 ही सिंचाई हो, पूरे जीवन काल में कितनी हो? 2 ही। तो आप एक तो कब करो बताओ? सीआरआई। दूसरा कब करो बताओ? हाँ, क्योंकि आधा जीवन तो यहां तक चल जाएगा। आधा जीवन क्या होगा यहाँ, हालांकि प्रोडक्शन नहीं होगा लेकिन पौधा क्या रहेगा, थोड़ा अपने पास चारा वगैरह हो जाएगा। अब बोलक सर कई बार क्या लेट ज्वाइंटिंग ऑप्शन में नहीं आता, तो आप कौन सी अवस्था करोगे? इस वाली अवस्था के नजदीक करोगे, इस वाले करोगे आप? मतलब बी वाले पे स्थान पे करोगे, ए वाले स्थान पे करोगे आप? बी वाले, क्योंकि भाई उसको अगर साथ साथ दोनों कर देंगे सिंचाई तो आगे का जीवन क्या होगा? सूखा हो जाएगा। तो कौन सा करोगे? लेट ज्वाइंटिंग के आसपास वाला। तो कौन सा हो गया? फ्लावरिंग से पहले वाला, बिफोर फ्लावरिंग हो गया। और कुछ देगा इस वाला। इसका मतलब समझ में आ गया? अपने को 2 सिंचाई इस प्रकार से करनी है ताकि अपने को पूरा जीवन काल उसकी कोई समस्या नहीं पाई जाए। समझ में नहीं समझे? कर लोगे ना इसको आप? देखो एक बार इसको, दिख रहा है आपके चेहरे से, तो लग रहा है बागड़ लोग तरह देख रहे हो। लिखो आप। अब आधे तो फिर भी गलत लिखेंगे, देखना, मुझे 100% मालूम है। लिख ले भाई, लिख ले। हर अवस्थाओं का नाम तो याद है ना? बूटिंग, लेट टिल्डिंग, ज्वाइंटिंग। आगे लिखाऊंगा कि भी आपको? तुमने क्या पीछे का पट्टा लगा रखा है ना? फिर आगे क्यों नहीं बैठते? रफ में लिखता है तू? अच्छा है कि बूटिंग नहीं आई? क्योंकि बूटिंग बीच वाली अवस्था है। बूटिंग कब आएगी बताओ? क्या गिरा है? फ्लावरिंग से पहले। क्या आएगी? फ्लावरिंग से पहले। देख रहे? फ्लावरिंग से पहले। फिर क्या आ गया बताओ? मिल्किंग। तो दोनों का हो गया कि नहीं हो गया? 3। अरे 4 नहीं दादा, 6। मैं ये बोल रहा था 1 2 3 और 6। मुझे मालूम था सल्टाओ 1 2। लड़कियों ने 6, हाँ 4 लिखो, 4 आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। डी मतलब डेस्टेज। डी, DAUH है ना? है? हाँ हाँ। कहीं भी जाए अपने का मतलब संख्या से मतलब अपने को तो
आपने को मालूम 0% से ज्यादा नमी नहीं हो सकती। नहीं ऐसे बताओ, माइनस में तो नमी नहीं जा सकती ना, जीरो जाएगी ना। हाँ तो रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर चला जाएगा। तो मतलब प्रतिशत कितना होता है, 100 होता है। ये तो अपन आपके मन से थोड़ा लिखोगे इसको, भाई ये तो मन से ऐसे संख्या चली जाएगी, तो संख्या क्यों मानते हो। कितना कितना प्रतिशत कर, 100% कर सकती है ना भाई। अब ये बताओ, मृदा में अंदर कितने बजाते, सूक्ष्म 25% में, 50% तो क्या होता है, सॉलिड होता है। 25 क्या होता है, जल होता है। 25 क्या होता है, वायु होती है। तो अधिकतम तो कितना होगा, 25% होगा, लेकिन आपने जल भर ही दिया, 50% होगा बस। कितना हो गया, 50 होगा। 50 ज्यादा क्या होगा, ये तो मन से संख्या लिखा रहे हैं। एक्चुअल में प्रैक्टिकल में इतना नमी थोड़ा ना जाता है। ओनली क्षेत्र क्षमता पर कितना होगा, 100%। कितना होगा, 100% उपलब्ध जल होता है। तो ये संख्या कितनी जा सकता है अपने को, क्या एग्जाम में होना भाई, ये संख्या गीली मृदा के किसका है, सूखी का है। कर लोगे रे, लिखो रे, किसे लिखो, 1 2 6 लिखना, 1 2 3 6 लिखना, 4 मत लिख लेना। बाबा लिख दिया बाबा रे। हाँ लिख दिया। लड़कियों ने तो सबने 4 ही लिखा है, भगवान मालिक आपका है ना। हाँ देखो, यदि, हाँ देखो ये भी 6, देखो आंखों में क्या हो, देखो मेरे सामने बैठ के देखो आप, 6 लिखो। हाँ तुम ये देखो, हे भगवान बोले, हे भगवान बोले, देखो वो भी है। चलो लिखो आप। नहीं नहीं क्या होगा, मुझे मालूम था, फिर क्या बोलेंगे, आपने गलत लिखा दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, मैंने लिखा मेरे हाथों से। इसी लिखो, यदि, यदि बसंती के पास, लिखो रहे बसंती, बहुत दिन हो गए बसंती को याद किए। यदि बसंती के पास गेहूं में देने के लिए, यदि बसंती के पास गेहूं में देने के लिए, यदि बसंती के पास गेहूं में देने के लिए केवल 2 सिंचाई हो, केवल 2 सिंचाई हो, केवल 2 सिंचाई हो, केवल 2 सिंचाई हो, तो बताओ सिंचाई कब की जाएगी। तो बताओ सिंचाई कब की जाएगी, तो बताओ सिंचाई कब की जाएगी। पहला ऑप्शन CRI प्लस, प्लस बूटिंग अवस्था। CRI प्लस कौन सा हो गया, लेट टिलरिंग अवस्था। तीसरा CRI प्लस कौन सा हो गया, लेट जॉइंटिंग। चौथा CRI प्लस कौन सा हो गया, फ्लावरिंग। कौन सा है, हाँ ये चीज याद रखना, ठीक है। लेट जॉइंटिंग का कौन सा स्टेज पास में, वो भी याद रखना अपने को, समझ में आ गया ना। वो आपको ऑप्शन देगा, 2 ही हो तो कब करना चाहिए, 3 हो तो कब करना चाहिए। अगर ये पूछा ना तीसरी हो कब दिया जाएगा, तीसरी कब है, तो तीसरी कब दी जाएगी बताओ। कौन सा हो गया, लेट जॉइंटिंग। वो ऐसे नहीं पूछ रहा, वो अपने को ऑप्शन दे रहा कि आपके पास 6 में से कितनी उपलब्ध है, ओनली 2। तो अपने को कब देना है, 6 में से कितनी उपलब्ध हो, 3 ही। लेकिन मुझे बताओ पहली कब देंगे, दूसरी कब देंगे, तीसरी कब देंगे, चौथी कब देंगे, तो ये अपन कर लोगे, ठीक है। ये लिखवा देगा, समझ में आया कि नहीं है। अब ये स्टेज देखो, अपन पसल पढ़ेंगे तभी बताएंगे। ये तो देखो क्या होता है, CRI लेट क्या होता है, टिलरिंग जिसका बोलते होता है कल्ले। लेट जॉइंटिंग मतलब क्या होता है, गांठ बनते समय। फ्लावरिंग जानते हो, पुष्पन होता है। मिल्क मतलब दूधी अवस्था होता है। डी मतलब होता है डे स्टेज, क्या होता है, दूधी अवस्था के बाद में क्या होता है, देखो गेहूं के दानों को बीजते तो आटा जैसा हो जाता है, उसको बोलते हैं। इसमें कई प्रकार होते हैं, सॉफ्ट डेव स्टेज होती है, हार्ड डेव स्टेज होती है। मतलब एक तो क्या होता है, सॉफ्ट में क्या होता है, आटा जैसा बन जाता है। और हार्ड वाले को खाते अपन, कई बार गेहूं को भून के नहीं खाते, वो कौन सा स्टेज होता है, हार्ड स्टेज होता है। खाया कभी आपने गेहूं को, गेहूं को जब आते हैं खाते बहुत अच्छा लगता है। अब आपने जाने कौन सी दुनिया में रहते हो, गेहूं की बाले को भून के आराम से हाथ से ऐसे करके, वाह यार मजा आ गया। आपने खाया, लड़कियां खा लेती है, आपके हाथों से हो जाता है ऐसा। हाँ हाँ मैं हाँ कर लेती है तो सही बता ना, आप करते हैं ऐसे। देखो यार, जमीन से जुड़ी हुई लड़कियां हैं, टैलेंटेड। आपने कभी होड़े खाए, होड़े, लीलवा, लीलवा बूंद के खाए कि नहीं खाए, आपने खाए कभी, लीलवा चना, चना डू यू नो। हाँ तो कभी देखा, अगर मैंने पहले बोला था, उसमें कई बार चोट होती है अपनी साथ में। बकरी की मिंगन भी खा लेते हैं अपन कई बार, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सही बात होती है। क्योंकि अपन चने छील छील के पागल हो जाते हैं, फिर अपन देखो छिला हुआ कौन सा आ रहा है। और में हेल्दी चना लेना चाहते हैं जो मोटा हो।
और वहां बीकनी जो बकरी बकरी की मिंगड़ में उसी सेब की होती है। अच्छा, फिर आता है अपन ऐसे बस देख के तो ना खाते, अपन ऐसे टटोड़ के खाते हैं। फिर लगते हैं मामला तो मजा आ जाएगा, जैसे सुलटा दे रहा हो भाई साहब। फिर लगता है, फिर बोला क्या है, नहीं कुछ नहीं, ये तो क्या है, मिट्टी आ गई। ये मालूम नहीं टेस्ट कर चुका है। ऐसा कभी हुआ आपके साथ में? लड़कियों के साथ हुआ है कभी ऐसे? अच्छा कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, करने दो आप, कोई दिक्कत नहीं। आप लिखो, लिखो नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष विधि। कौन सा बताओ? प्रत्यक्ष हो गया, अब लिखो अप्रत्यक्ष विधि। दूसरे को अप्रत्यक्ष विधि लिखो, अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष हो गया, आप कौन सा लिखो बताओ? अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अब बताओ अप्रत्यक्ष विधि में क्या होगा? अप्रत्यक्ष विधि में क्या होगा? इसमें नमी को सीधा याद नहीं किया जाएगा, इसमें टेंशन या पोटेंशियल याद करके किया जाता है। टेंशन पोटेंशियल का मतलब क्या होगा? अगर मान लो किसी मर्दा का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो मर्दा नमी भी क्या होगी? ज्यादा। सिंपल सी बात है, अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल। तो इसमें मर्दा नमी को क्या होता है? पोटेंशियल व क्या करना बताओ? पोटेंशियल व टेंशन माप करके नमी को याद किया जाता है। लिखो इसमें, लिखो इस विधि में, इस विधि में मर्दा में नमी को, इस विधि में मर्दा में नमी को, इस विधि में मर्दा में नमी को, इस विधि में मर्दा में नमी को पोटेंशियल तथा टेंशन माप करके किया जाता है। इस विधि में मर्दा की नमी को पोटेंशियल तथा टेंशन को माप कर किया जाता है। ठीक है, नमी को किससे याद किया जाता है? पोटेंशियल और टेंशन को माप कर याद किया जाता है। किसको बताओ? पोटेंशियल और टेंशन। जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना नमी क्या होगी? ज्यादा हो गया। अब इसमें सबसे पहला कौन सा बताओ? कौन सा वगैरह है? हाँ लिखो, पहला लिखो टेंसियोमीटर, लिखो टेंसियोमीटर। ठीक है, ये इसको क्या बोल सकते हैं? इरोमीटर। क्या बोलेंगे बताओ इसको? इरोमीटर, इरोमीटर। टेंसियोमीटर या क्या बोलते हैं इसको बताओ? इरोमीटर। टेंसियोमीटर या क्या बोलते हैं इसको बताओ? इरोमीटर। टेंसियो या इरोमीटर। अब समझो इसको, इरो आधा रहा है ना, इरो, इरोमीटर हो गया। टेंसियोमीटर या इरोमीटर, कौन सा बताओ? इरोमीटर होगा। ठीक है, अब सुनो इधर, इधर देखो आप, मैं आपको टेंसियोमीटर दिखाता हूं, उसके आधार पे आप समझ जाओगे इसको। कहां से आएगा नेट इसका? ये वाला। ठीक है, हाँ आपने देखा होगा बीएससी में, अगर आपने इरिगेशन का दिया होगा तो डेफिनेटली अपने को एक नंबर में स्पोर्टिंग में रखा होगा इसको, लेकिन अपने को नहीं मालूम, मुझे मालूम है। टेंसियो मीटर, ठीक है, छींक दिया तो आगे मुझे मालूम है। ये होता है टेंसियोमीटर। अच्छा समझो कि ये वाला टेंसियोमीटर है। ठीक है, अब इस टेंसियोमीटर में क्या होता है? ये वाला टेंसियोमीटर है, यहां पर जो होता है छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? पोर पाए जाते हैं। यहां पर क्या होता है? इसमें पानी भरा जाता है। मर्दा में लगा क्या करना? पानी भरा जाता है, और जैसे पानी भरेंगे ऊपर से इसको क्या करते? बंद कर देते हैं। अब मर्दा में इसको पहले गाड़ देते हैं, मर्दा में इसको लगा देते हैं, उसके बाद क्या होगा? ऊपर से पानी भरते हैं और ऊपर से क्या टाइट कर देंगे। टाइट करने पर क्या होगा? मर्दा में पानी एकदम से नहीं जाएगा। अब धीरे धीरे इनसे क्या होगा? तो पानी क्या होगा? बाहर निकलेगा। धीरे धीरे पानी निकलेगा बाहर, तो यहाँ पर क्या होगा? वैक्यूम क्रिएट होगा, उसको बोलते हैं अपन टेंशन। क्या होगा? और टेंशन को किससे माप लिया जाएगा? इस गेज से माप लिया जाएगा। और टेंशन के आधार पर क्या याद करते हैं बताओ? नमी याद करते हैं। तो पहला तो बात ये होती है, किसको इरोमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, टेंसियोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? टेंशन के ऊपर। किसकी बात करते बताओ? टेंशन के ऊपर काम करता है, क्योंकि अगर जितना तनाव उत्पन्न होगा उतना ही क्या होगी? नमी होगी। क्या होगी? नमी। सिंपल सी बात है, टेंशन के सिद्धांत के ऊपर। तो आपको बता देता हूं मैं, टेंशन पोटेंशियल का क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। इसलिए मैं ज्यादा उसमें डीपली नहीं जा रहा हूं, बस इतना समझ रहा हूं, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ही क्या होगी? नमी। क्या होगा भाई? टेंशन के तनाव के सिद्धांत में तो कार्य करता है, लेकिन नमी तो किसमें आएगी? पोटेंशियल में। किसमें आएगी वो? पोटेंशियल में। अब सुनना, अगर मान लो इस जो टेंसियोमीटर का उपयोग रेतीली मृदाओं में किया जाता है, क्योंकि रेतीली मृदा में ऐसे यहां तक इसको मृदा में लगा के और इसको कर दिया, लेकिन काली मृदाओं में इसका उपयोग नहीं करते। काली मृदाओं में इसका उपयोग किससे करेंगे? अगर मान लो दरारों का निर्माण होगा, क्या होगा तो दरारों का निर्माण होगा, तो एकदम से क्या होगा? पानी क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। जब एकदम से पानी बाहर निकल जाएगा तो तनाव उत्पन्न नहीं होगा। जिसमें आपको सिंपल समझाऊं, जैसे आपने बोतल देखी, खाली बोतल,
कई बार अपन नहाते हैं, मुझे मालूम है आपने वैसे किया होगा, अपन बोतल, खाली बोतल को एकदम से पानी में एकदम सीधा उसको डुबोते हैं, तो क्या उसमें पानी भरता है क्या? नहीं भरता है ना। लेकिन थोड़ा तिरछा करते हैं, क्या होता है उसमें? उसका मतलब क्या होगा? ऐसे क्या होता है? रेतीली मृदा में, रेतीली मृदा में एकदम क्या होता है? रंध्रों का पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेकिन काली मृदा में क्या होता है? जैसे क्या होगा, उसको दरार का निर्माण हो जाएगा, दरार का निर्माण करते उसको पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? ऑक्सीजन मिल जाती है। तो क्या होगा? जैसे मान लो ये पोर है, यहाँ पर मृदा में इस पोर को क्या होगा? ऑक्सीजन मिल गया। जैसे मान लो पानी यहां से निकलना है, जैसे मान लो यहां तक पानी, इसमें पानी निकल रहा है, और ऊपर क्या होगा? एयर आ गई, क्या होगी? दरार हो गई। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तो एयर मिल चुकी है, यहाँ पर क्या होगा? पानी मिल चुका है, तो पानी क्या होगा? फटाफट क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। इसलिए कौन सी मृदाओं के लिए उपयोग किया जाता है? रेतीली मृदाओं। कौन सी मृदाओं के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? काली मृदाओं। काली मृदाओं में उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है बताओ? दरारों का निर्माण पाया जाता है। क्या किसमें? दरारों का निर्माण। ठीक है, देखो ऐसे लगाते हैं इसको, ये लगा के रख दिया इसको, ऐसे मर्दा में इसको इंस्टॉल किया जाता है। देखो मर्दा में ऐसे लगा हुआ है इसको, ठीक है। फिर इसको नमी को याद किया जाता है, ये समझाया गया इसमें। ये मर्दा में ऐसा रहता है, यहाँ से पानी निकलता है इसमें, ठीक है। ये अगर आपने सुना हो, देखो ये पोटेंशियल, इसका टेंशन माप रहा है। अगर आपने सिंचाई पढ़ी होगी, सिंपल सी बात, बीएससी में, तो इसको अपने को लगभग स्पोर्टिंग में रखते हैं, लेकिन अपने को आज तक नहीं मालूम चला, आधे लिखते बंदूक। क्या लिखते हैं? बंदूक। और इस बार तो आपको मालूम दीपावली बंदूक भी आई थी। आजकल एक पटाखा छुटा कौन आता है ना, ऐसे करते हैं उसको, आपने छुटाए। अब लोग उसको रोज बढ़ाने के लिए काम में लाते हैं, पशुओं को भगाने के लिए काम में लेते हैं, उसको खतरनाक हो। आपने चलाया कि नहीं चलाया उसको? है? अरे जिंदगी में सब कुछ चलाया आपने। आपने कोई चीज नहीं होती जिसको नहीं चलाया हो गया आपने, ठीक है। अब देखो लिखो, बताओ कौन सी मृदाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है? रेतीली मृदाओं के लिए। कौन से नहीं मतलब बताओ? काली मृदा। काली मृदाओं के लिए क्यों नहीं मतलब? दरारों का निर्माण। समझ गए ना सारे के सारे? अब सुनो कि सर रेतीली मृदाओं क्यों उपयोग करेंगे? क्योंकि रेतीली मृदाओं में लगभग 90% या अधिकतम जो होता है पानी किस बार पे होता है? एक बार से कम पर। क्या होता है? एक बार से। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने माइनस प्लस नहीं लिखवाया। क्यों नहीं लिखवा रहा हूं? क्योंकि मापते तो किसमें? इसको टेंशन में मापते हैं, तो आप उल्टा पड़ जाओगे, टेंशन तो प्लस में होता है, ये माइनस। इसलिए मैं क्या लिखा रहा हूं? एक बार से कम पर, मतलब एक बार के अंदर अंदर ही क्या होगा? पानी होगा। तो ये सबसे उपयुक्त कार्य करता है, किसमें करता हो? जीरो से कितना होगा बताओ? -0.85 बार। बताओ किस बताओ? जीरो से -0.85 बार पर उपयुक्त कार्य करता है। और रेतीली मृदाओं में जो जल पाया जाता है, 90% जल किसमें पाया जाता हो? एक बार से कम, मतलब जीरो से -0.85 के मध्य पाया जाता है। अब आपके हिसाब से लगा लो दिमाग, अगर माइनस में होगा तो ज्यादा लगाना है, या प्लस में होता है ज्यादा। मैंने समझा रखा आपको, मैंने आपको समझा रखा। उपयुक्त रेंज क्या होती है बताओ? जीरो से -0.85 बार। तो बताओ माइनस में करूंगा तो ज्यादा करूंगा, कम करूंगा? क्या करूंगा? माइनस में होगा। अरे भाई साहब, जीरो से -0.85 है, एक बार से कम करूंगा कि ज्यादा करूंगा? तो अगर -1 करूं, -1 करूं, तो बताओ ज्यादा करूंगा कि एक कम करूंगा? कम क्यों करूंगा? कम में तो यहाँ जीरो से आएगा ना, ज्यादा ही करूंगा ना मैं। क्या करूंगा? माइनस एक बार से ज्यादा। भाई ज्यादा का मतलब क्या होगा? जीरो तक आएगा ना ज्यादा में। जैसे माइनस एक बार 3 बार से ज्यादा, ज्यादा मतलब जीरो तक बढ़ रहा है। और अगर मान लो प्लस करूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कम का हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। टेंशन में, टेंशन में क्या होगा? उल्टा। इसलिए मैंने लफड़ाई छोड़ दिया, से लिखा है, क्योंकि आप इतना दिमाग मत लगाओ। आप ये रखना कि रेतीली मृदाओं में एक बार के अंतर्गत, एक बार क्या होगा? इसमें कोई सो ही नहीं हो रहा, प्लस है कि माइनस है। एक बार के अंतर्गत क्या होता है? अधिकतम जल क्या होता है? उपलब्ध होता है। इसलिए रेतीली मृदाओं क्या माना जाता है? उपयुक्त माना जाता है। ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन पूछे जाता है आज तक। टेंसियोमीटर का सबसे पहली बात होता है, बताओ ये किस बार पे उपयुक्त कार्य करता है? जीरो से -0.85 बार, पहला उपयुक्त क्वेश्चन। बताओ कौन सी मृदाओं के लिए होता है और कौन सी मृदाओं के लिए उपयुक्त नहीं बनाता है? आज तक का रिकॉर्ड है, शुरू के 2 क्वेश्चन तो लगभग 100 में से लगभग 90 क्वेश्चन ये पूछे गए। और दूसरा होता है, बताओ टेंसियोमीटर, बताओ इन सीटू का एक्सीटू, खेत के अंदर ही लगा रहे हैं, तो कौन सा हो गया? इन सीटू है। लिखो इसमें टेंसियोमीटर में, लिखो लिखो। इसका उपयोग सिंचाई के निर्धारण में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सिंचाई के निर्धारण के लिए, इसका उपयोग सिंचाई के निर्धारण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सिंचाई के निर्धारण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सिंचाई के निर्धारण के लिए किया जाता है। सिंचाई के निर्धारण के लिए किया जाता है। इसलिए इसलिए इसे इसलिए इसे इरोमीटर कहा जाता है। इसलिए इसे इरोमीटर कहा जाता है। इसलिए इसे इरोमीटर कहा जाता है।
इसलिए इसे इरोमीटर कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट। यह मर्दा नमी याद करने की इन सीटू विधि है। यह मर्दा नमी ज्ञात करने का यह मर्दा नमी ज्ञात करने की इन सीटू विधि है। यह मर्दा नमी ज्ञात करने की इन सीटू विधि है। यह मर्दा नमी ज्ञात करने की इन सीटू विधि है। यह मर्दा नमी ज्ञात करने की इन सीटू विधि है। यह मर्दा नमी ज्ञात करने की इन सीटू विधि। लिखो नेक्स्ट। यह रेतीली मर्दाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह रेतीली मर्दाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह रेतीली मर्दाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह रेतीली मर्दाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। रेतीली मर्दाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि रेतीली मर्दाओं में क्योंकि रेतीली मर्दाओं में अधिकतम जल क्योंकि रेतीली मर्दाओं में अधिकतम जल रेतीली मर्दाओं में अधिकतम जल एक बार के अंतर्गत होता है। रेतीली मर्दाओं में अधिकतम जल एक बार, समझ गए ना, बार के अंतर्गत होता है। एक बार के अंतर्गत होता है। एक बार के अंतर्गत होता है। ठीक है, बार समझ गए ना। लिखो नेक्स्ट। यह काली मर्दाओं के लिए उपयोग लिखो। यह काली मर्दाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। यह काली मर्दाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। यह काली मर्दाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। यह काली मर्दाओं के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि काली मर्दाओं में दरारों का निर्माण होता है। क्योंकि काली मर्दाओं में दरारों का निर्माण होता है। क्योंकि काली मर्दाओं में दरारों का निर्माण होता है। दरारों का निर्माण होता है क्योंकि काली मर्दाओं में दरारों का निर्माण होता है। लिखो नेक्स्ट। लिखो। यह 0 से -0.85 बार। यह 0 से -0.85 बार पर 0 से -0.85 बार पर उपयुक्त कार्य करता है। उपयुक्त कार्य करता है। उपयुक्त कार्य करता है। उपयुक्त कार्य करता है। ठीक है डियर, मिलते हैं कल। अरे शादी ब्याह में नहीं जा रहे हो क्या आप कहीं?